ये जो सू मोटिव है ये भी दबाव में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में आ गई है। नहीं, ये हमने पाकिस्तान की अदालतों से कराना ही नहीं, इसको आलमी सालसी अदालत में ले जाए। 6 जजों ने अपने लिए एनआरओ का रास्ता बनाया है। अब तशद्दुक जिलानी साहब ने कॉन्सेप्ट देने के बाद वो भी दबाव में आकर भाग गए हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो मुझे कहते हैं इकरार आज़। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल साहब। आज के दिन बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक के बाद एक इम्पॉर्टेंट फैसले आए हैं। फिर उसके बाद ज़मानतों के लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। इन तमाम मामलात पर हम आज के शो में डिस्कशन करेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नाउ कमिंग टुवर्ड यू मुजम्मिल साहब, आज का दिन डेवलपमेंट्स को लेकर काफी अहम रहा है। खत पर सबसे पहले बात करेंगे। अब पता नहीं खतो खताबत का सिलसिला ये कितनी देर तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अस्कुत नोटिस ले लिया है। तो ये जो अस्कुत नोटिस लिया गया है, 7 रुकनी लार्जर बेंच भी जो बना दिया गया है, तश्कील भी पा चुका है, जिसकी जो सरबराही है वो काजी फायजी साहब खुद करेंगे। तो इस पर अंदर की बात क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि फुल कोर्ट के बाद या तो इंक्वायरी कमीशन बनना नहीं चाहिए था या सू मोटिव नहीं होना चाहिए। अगर इंक्वायरी कमीशन चीफ जस्टिस और फुल कोर्ट की मुशावरत से बना था, तो फिर चीफ जस्टिस को उस इंक्वायरी कमीशन पर स्टिक करना चाहिए था। दबाव में आकर सू मोटिव नहीं लेना चाहिए था। देखिए, अदालतें यही तो केस है कि अदालतों को दबाव में काम नहीं करना चाहिए। अगर अदालतें दबाव में सू मोटिव लेंगी, तो फिर वो सू मोटिव भी तो दबाव में लिया गया है ना। 300 वकला के खत में या तशद्दुक जिलानी साहब के उसमें उन्होंने वापस लिया है, उन्होंने जो माजरत की है, उसके बाद ये जो सू मोटिव है ये भी दबाव में लिया गया है। अगर एजेंसियों का दबाव दुरुस्त नहीं है तो सियासी दबाव भी दुरुस्त नहीं है। अगर एजेंसियों को अदालतों पर दबाव नहीं डालना चाहिए और मर्जी के फैसले नहीं लेने चाहिए, तो सियासी जमातों को भी अदालतों पर दबाव डालकर मर्जी के फैसले नहीं लेने चाहिए। बार कौंसलों को, वुकला को भी अदालतों पर दबाव डालकर अपनी मर्जी के फैसले नहीं लेने चाहिए। ये क्या बात हुई? एजेंसियों का दबाव नाजायज है, वुकला के खत का दबाव जायज है, सियासी जमातों का दबाव जायज है, जजिस का आपस में दबाव जायज है, बाकी दबाव जायज है और एजेंसियों का दबाव नाजायज है, तो ये तो नहीं चलेगा। बहरहाल अब ये सुमोटो यानी हो गया। इक्वालिटी नहीं है। जी, मैं ये समझता हूँ इक्वालिटी बिल्कुल नहीं है। ये सुमोटो या तो फुल कोर्ट के बाद फौरन सुमोटो ले लेते। अगर आपने तब नहीं लिया तो अब लेने का कोई जवाज़ नहीं है। ये तो मेरा मतलब है कि आपने दबाव में सुमोटो लिया है ना, कि आप जब आप पर दबाव आया तो आपने सुमोटो ले लिया है। तो केस तो यही है कि दबाव में काम नहीं करना चाहिए। अगर 6 जजों ने दबाव पे खत लिखा है, तो क्या काजी फायज़ ईसा ने भी आज दबाव पर सुमोटो ले लिया है? सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में आ गई है। और अगर सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ किसके गई है, तो दबाव में? तहरीक इंसाफ के दबाव में है, या आप कह लें कि 300 वकला के खत के जो दबाव में है, या आप कह लें कि 6 जजों के दबाव में है। इस दबाव में है कि जी रोज कहा जा रहा है जी और जज भी खत लिख देंगे। भी ये ट्रेड यूनियन है, और जज भी खत लिख देंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि दबाव, पहली बात तो मेरा ये पॉइंट है कि अगर एजेंसियों का दबाव नाजायज है, तो तहरीक इंसाफ का दबाव जायज कैसे है? 300 वकला के खत का दबाव जायज कैसे है? फिर दबाव तो हर किस्म का नाजायज है ना। फिर आपने अदालत को खुला छोड़ना है, उस पर दबाव नहीं डालना है, तो आपने भी नहीं डालना। या तहरीक इंसाफ का दबाव जायज है और एजेंसियों का दबाव नाजायज है, ये कहा जाए। तो एक तो मेरी इस पे ये राय है कि मुझे लगता है कि ये सुमोटो दबाव में लिया गया है, और दबाव में लिया हुआ सुमोटो भी उतना ही नाजायज है जिसमें दबाव, जितना दबाव में दिए गए बाकी फैसले। बहुत बड़ी बात यहाँ पर आप कर रहे हैं मुजम्मिल साहब कि ये जो सो मोटो है ये दबाव में आके लिया गया है। नहीं तो फुल कोर्ट के बाद फौरन ले लेते काजी फायज ईसा साहब। वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में सुमोटो ना लेने की राय बनी थी ना। अब तो दबाव में लिया गया है ना। अब दूसरी बात मेरी ये है कि अब ठीक है, ये सुमोटो ले लिया, सबने कहा जी बड़ा अच्छा हो गया। वैसे तो तहरीक इंसाफ ने कहा फुल कोर्ट बना दिया जाए। जिस तरह ये 6 जजों ने खत लिखते हुए आईन कानून बिल्कुल नहीं पढ़ा, इसी तरह तहरीक इंसाफ ने पहले कमीशन के बाद कहा लार्जर बेंच बना दें। अब लार्जर बेंच बन गया तो वो कहते हैं फुल कोर्ट बना दें। आप फुल कोर्ट बना दें तो वो कहेंगे नहीं, ये हमने पाकिस्तान की अदालतों से कराना ही नहीं, इसको आलमी सालसी अदालत में ले जाए। अब फुल कोर्ट क्यों नहीं बन सकता?
वो इसलिए नहीं बन सकता कि अगर आप कोई सू मोटिव लेते हैं तो उसके खिलाफ अब नए कानून के तहत अपील हो सकती है। तो अगर 7 जजों का बेंच ये सुनेगा तो अपील 8 जजों का बेंच सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में 15 जज हैं। काजी फायज ईसा साहब ने 7 जजों का बेंच बना सकते थे, लार्जर बेंच, उन्होंने 7 जजों का बना दिया है। कोई 3 का, 5 का, 6 का नहीं बनाया। जो 8 बच गए हैं वो इसकी अपील सुन लेंगे। अगर अपील ना सुननी होती तो मेरे ख्याल है वो 15 ही बिठा देते, काजी साहब को क्या मसला था। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब ये इससे ज्यादा जज बैठ नहीं सकते थे, ये सुनेंगे। अब होगा क्या? सवाल ये भी है कि क्या हाई कोर्ट के जजेस को नोटिस जारी किया जाएगा और उन्हें इसमें पिटिशनर के तौर पर समन किया जाएगा? क्या वो आकर मुद्दई के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे, बजरिया वकील पेश होंगे या खुद पेश होंगे? या रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नोटिस करके उनसे जवाब मंगाए जाएंगे? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से खुली अदालतों में लाइव सवाल जवाब होंगे, या वो उनसे सवाल जवाब नहीं होंगे? क्योंकि इंक्वायरी कमीशन में तो उनसे सवाल जवाब होने थे और वो सवाल जवाब से ही बच रहे थे। उनका मतलब है वो एक लिखा लिखाया खाता है, लिखे लिखाए जवाब दे देंगे और खुद आके सवाल जवाब देने ना पड़े। तो अब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? दूसरी तरफ से डीजी आईएसआई भी लिखा हुआ जवाब भेज देंगे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। डीजीएमआई, डीजी आईएसआई, डीजी आईबी भी जवाब लिख के भेज देंगे कि सब इल्जाम झूठ है। ये लिख के भेज देंगे हमारे सच्चे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास, इन 7 जजों के पास क्या तरीकाकार है कि वो बीच में से सच निकालेगा, तफ्तीश करेगा? तफ्तीश का अख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट का है ही नहीं। हमने फैजाबाद धरना केस में भी किया, देखा था, वो कुछ भी नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं था। तो अब मेरे ख्याल में जिस तफ्तीश से 6 जज बचना चाहते थे, ये जो सू मोटिव के बाद वो तफ्तीश से बच जाएंगे, उनसे सबूत कोई नहीं ये मांगेगा। गेटवे उनको फराहम किया गया है। ये गेटवे फराहम किया गया है, ये इन 6 जजों को एनआरओ मिल गया है। अगर इंक्वायरी कमीशन इनसे बुलाता, सबूत मांगता, तो इंक्वायरी कमीशन सच और झूठ का फैसला करता, वो सबसे बयान लेता, आमने सामने जिरा कराता, सबूत मांगता, कोई मौका विजिट करता, किसी और की गवाही ले लेता, इनके गार्ड की गवाही ले लेता, वो किसी सिपाही की गवाही ले लेता, वो तो बहुत कुछ कर सकता था। अब तो सुप्रीम कोर्ट तो कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में एक तो ये इन 6 जजों ने अपने लिए एनआरओ का रास्ता बनाया है, क्योंकि इसके बाद इनको ये होगा कि हम पर जिरा नहीं हो सकती या हमसे तफ्तीश नहीं हो सकती। लेकिन मेरी काजी फायज ईसा साहब से दरखास्त है कि मुकम्मल तफ्तीश करें, इन 6 जजों को बुलाकर इनसे सबूत मांगें। उन सबूतों पर बेशक डीजीआईएसआई, डीजीआईबी, डीजीएमआई को भी ला के कटहरे में खड़ा कर लें, लेकिन इस बात को जाने ना दें, सच और झूठ का नितारा होना चाहिए। बुध के रोज जो सुबह 11:30 बजे अहम समाअत होगी, पहली समाअत होगी, तो आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? मामलात कहाँ को जाते दिखाई दे रहे हैं? क्या ये केस लंबा चलेगा, या जैसा कि आपने लास्ट टाइम प्रिडिक्ट किया था जब इंक्वायरी कमीशन बना था कि ये 1 महीना भी मुश्किल है कि ये केस चले? ये केस 2-3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा और इससे कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी कि आगे से जजेस को क्या करना चाहिए और अब क्या करना चाहिए। डीजी इंटेलिजेंस एजेंसियों की यकीन दहानी आ जाएगी कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, आइंदा नहीं होगा। कोई मेरा ख्याल है दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। मुझे नहीं लगता इससे कोई इसका कोई मुस्तकिल हल निकलेगा। सर, इस पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का भी रद्द-ए-अमल आया है। जब खुद नोटिस लिया गया तो थोड़ी देर बाद उनका भी बयान सामने आया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं इस अमल को खुश आइन करार देता हूं और फुल कोर्ट बनना चाहिए। काफी ऐसे माजी में पहले भी केसेस रहे हैं जिन पर फुल कोर्ट बने हैं, फुल बेंच बने हैं। देखिए, पहले वो कह रहे थे लार्जर बेंच बनाया जाए, जब इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था। आज इन लार्जर बेंच बना दिया तो वो कह रहे हैं फुल कोर्ट बनाया जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कल फुल कोर्ट बनाया जाएगा तो वो कहेंगे नहीं, ये फुल कोर्ट भी काफी नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान के जजों का एक फुल, सारे जजों का एक बेंच बना दें जिसमें सारे हाई कोर्ट्स के जज हों। तो वो नई से नई बात करते जाएंगे क्योंकि वो तफ्तीश नहीं चाहते हैं। वो इसका एक पॉलिटिकल स्टंट बनाना चाहते हैं और इसके अंदर से सियासत करना चाहते हैं। वो इसका हल नहीं चाहते, वो इसको इशू बनाना चाहते हैं। लिहाजा 4 दिन पहले तो वो लार्जर बेंच बनाने का मुतालबा कर रहे थे, आज फुल कोर्ट कर रहे हैं, कल फुल कोर्ट बना दें। फुल कोर्ट तो इसलिए नहीं बनाया कि इसकी अपील है ना आगे लायबल, लेकिन आप फुल कोर्ट बना दें, वो उस पर भी राजी नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने तो सियासत करनी है, तो मसले का हल थोड़ी करना है।
सर, अब दिन की दूसरी बड़ी डेवलपमेंट की जानिब आएँगे। जो साबिक चीफ जस्टिस हैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, उन्होंने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माज़रत कर ली। उनकी जानिब से खत लिखा गया वज़ीर आज़म को, तो बताइएगा उस खत में मज़ीद क्या कहा गया? मैं नहीं समझता कि उनकी इजाज़त के बगैर उनको इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाया गया। उनसे पहले कंसेंट ली गई होगी तो उनका नाम दिया गया। नाम तो 3-4 चल रहे थे। अब तशद्दुक़ जिलानी साहब ने कॉन्सेंट देने के बाद वो भी दबाव में आकर भाग गए हैं। ये भी एक कमज़ोरी की निशानी है ना कि आप पर दबाव आया और आप भाग गए हैं। असल में तो उनका बेटा ही उनके खिलाफ बागी निकल आया और उसी ने बगावत कर दी। वो शायद वो भी बेटे की 300 बुकला में शामिल थे। वो भी तो बेटे की लेकिन ये तशद्दुक़ जिलानी साहब का कोई करैक्टर नहीं दायर करती ये माज़रत करना। भई यहाँ तो वो पहले दिन सरबराही लेते ही ना। वो कहते मुझे ना बनाएँ जब उनसे कंसेंट माँगी गई थी। जब उन्होंने एक दफ़ा सरबराही ले ली तो फिर उनको काम करना चाहिए था। दबाव में आकर वापस क्यों माज़रत करना तो उनकी एक जानिब कमज़ोरी से मौक़िफ़ आज सामने आया। मुज़म्मिल साहब, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करूँगी कि उनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आया कि मेरी अब कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात ऐसी बन चुकी हैं जिनकी वजह से मैं इस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही नहीं कर सकता। ये जब काम ना करना हो ना, तो आप ज़ाती मसरूफ़ियात का ही बहाना लगाते हैं, इस्तीफ़ा देते हुए, कुछ करते हुए। ये ज़ाती मसरूफ़ियात कोई नहीं होती, ये कमज़ोरी होती है। सर, इंक्वायरी कमीशन का उनकी जानिब से ये भी यहाँ पर कहा गया था कि जो इंक्वायरी कमीशन है ना, उसका क़याम आर्टिकल 209 के ज़ुमरे में आता ही नहीं है। सर 209 की ज़रूरत ही नहीं थी। इन्होंने तो तफ़्तीश करनी थी क्या क्या जजों की स्पाइंग हो रही है, क्या उनके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं? तफ़्तीश करके इन्होंने भेज देना था। 209 की बात तो बाद में आनी थी जब रेफ़रेंस आता उन जजों के खिलाफ। तसद्दुक़ जिलानी साहब ने तो जजों को नहीं निकालना था। ये तो अब ऐसे ही भागने के रास्ते हैं ना, आप जितने मर्ज़ी उसके उज़र तलाश कर लें। सीधी बात ये है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब अपने बेटे के खत के आगे नहीं खड़े हो सके। सर, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सेनेट इंतखाबात की बात करेंगे, फिर रुख करेंगे एक बार केपी का। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने मखसूस नशिस्तों के हल्फ से मुत्तालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है और कहा है कि ना इजलास हुआ, ना ही उनके पास कोई रिक्वेजिशन आई है। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? सर इजलास पर केपी गवर्नमेंट ने बुलाना है। लॉ मिनिस्ट्री ने समरी मूव करनी है और गवर्नर ने बुलाना है। अगर गवर्नमेंट इजलास नहीं बुला रही, तो गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, स्पीकर साहब ज़िम्मेदार है। मैं नहीं समझता कि ये सेनेट इंतखाबात अगर वहाँ ना हुए, तो ये मामला आसानी से दब जाएगा। ये इनके गले पड़ जाएगा। इसके ऊपर मुल्क में सेनेट के इंतखाबात को सबूताज करने का जो भी आइन में रास्ता है, ये आइन से इनहराफ है, ये आर्टिकल 6 है, ये जो भी है, इसका रास्ता फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी और इस तरह आसानी से केपी गवर्नमेंट को जाने नहीं देगी कि वो हलफ़नामा दें और वो बदमाशी भी चलते रहें। इस तरह बदमाशी नहीं चल सकती। या वो उन्हें किसी अदालत से स्टे मिल जाता है, अगर अदालत से स्टे नहीं है, तो उन्हें हलफ देके इलेक्शन कराना है, वैसे इलेक्शन के खिलाफ स्टे हो भी नहीं सकता। वो तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं, तो आपको क्या लगता है ये केस कितना सुप्रीम लंबा कोर्ट ने चलेगा? स्टे तो नहीं दिया ना जी, अभी तो इलेक्शन इन फील्ड है, अभी कोई स्टे तो नहीं हुआ कि इलेक्शन ना कराया जाए। अभी तो अगर कल इलेक्शन नहीं होता, तो आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। दरखास्त डालने से थोड़ी है, आपको स्टे तो नहीं मिला ना उन्हें। स्टे नहीं मिला तो वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, दरखास्त डालने से क्या होता है? स्टे मिलना चाहिए। सर, आगे एक और पॉइंट है जिस पर आपकी रहनुमाई चाहूंगी। आई एम श्योर सब भी जानना चाहेंगे कि क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज स्पीकर असेंबली को हल्फ लेने या ना लेने के लिए डायरेक्शन दे सकता है, क्योंकि स्पीकर का जो ओहदा है वो आईनी तौर पर चीफ जस्टिस के मातहत तो नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर जहाँ आइन की खिलाफवर्जी होगी वहाँ अदालतें उसमें इंटरवीन कर सकेंगी। ये दुरुस्त है कि असेंबली के मामलात में नहीं कर सकती, लेकिन अब जैसे अदम एतमाद के वक्त स्पीकर ने गलत रूलिंग दे दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा ना इजलास बुला के करें। यहाँ ये तो नहीं है कि स्पीकर कोई असेंबली का बादशाह बन गया है और वो अपनी मर्जी से असेंबली चलाएगा, चाहे आइन के खिलाफ चलाए, चाहे कानून के खिलाफ चलाए। स्पीकर को कोई नहीं पूछ सकता वो आइन तोड़ दे, स्पीकर को कोई नहीं पूछ सकता वो कानून तोड़ दे, वो रूल्स तोड़ दे। स्पीकर कोई असेंबली का बादशाह तो नहीं होता। उसने आइन और कानून के मुताबिक असेंबली चलानी है और जब वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, तो उस पर उसके खिलाफ गिरफ्त हो सकेगी। वो कोई मुकद्दस गाय थोड़ी है। कासिम सूरी की रूलिंग उड़ गई आप थी तो ये क्या चीज़ है?
अक्सर आपको क्या लगता है, क्या ये मामला अभी भी अफ़हाम-ओ-तफ़हीम से हल हो सकता है? नहीं, इसमें क्या फ़ाहम-ओ-तफ़हीम है? अगर वो हलफ़ देते हैं तो उनकी सेनेट की नशिस्तें कम हो जाती हैं, वो नहीं कम करना चाहते, लेकिन मेरे ख़्याल में अगर वो हलफ़ नहीं देंगे, तो उनके खिलाफ़ इलेक्शन डिले करने के हवाले से आइन के इन्हिराफ़ की कार्रवाई होगी। सर, एक और बहुत अहम खबर है, बड़ा फैसला है, पीटीआई को बड़ा रिलीफ दिया गया है अदालतों की जानिब से। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में होने वाली जो सज़ाएँ हैं, वो मुअत्तल हो गई हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, अंदर की बात क्या है? देखिए, नैब ने हिमायत की है सज़ा मुअत्तल करने की। सज़ा मुअत्तल हुई है, सज़ा जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, ज़मानत नहीं हुई है। नैब ने हिमायत की है, अब हम इसको 2 तरह देख सकते हैं। एक तो ये कानूनी तकाज़ा हो सकता है कि नैब ने अभी आर्ग्यू ना करना हो, तो उन्होंने कहा मुअत्तल कर देने से कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ता है। ईद के बाद जब आर्ग्यू करना होगा, आर्ग्यू कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि कोई सेटलमेंट हो सकती है, जो इमरान खान और हुकूमत के दरमियान कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी है, जिसके तहत उन्हें जेल में रिलीफ़ मिल रहा है, मुलाकातों का रिलीफ़ मिल रहा है, बीवी से मुलाकातों का रिलीफ़ मिल रहा है, देसी कुक्कड़ मिल रहे हैं, उसी में ये रिलीफ़ भी शामिल है। उसके बाद इमरान खान क्या दे रहे हैं फ़ौज को, ये भी देखने की बात है कि वो क्या दे रहे हैं, वो सैन जो-जो वो ताउन कर रहे हैं, उस लिस्ट को भी देखा जा सकता है और जो उनको मिल रहा है, उस लिस्ट को भी देखा जा सकता है। हमने बहुत पहले एक प्रोग्राम में कहा सर, था। आखिरी खबर यहाँ पर शामिल करना चाहूँगी कि ये भी पीटीआई से रिलेटेड है। हम ये भी कह सकते हैं, आज का दिन ज़मानतों के लिहाज़ से भी पीटीआई के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। केपी के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उनकी गिरफ्तारी भी मनसूख हो चुकी है, उनको भी ज़मानत मिली है। जी, जी, वो पेश हो गए थे, ये कोई ऐसी बात नहीं है उनको मिल जाना। हमाद अज़हर की ज़मानत का आप अगला सवाल करेंगी। 51 ठीक 10 मिनट में 51 ज़मानतें मिलने के लेकिन राहदारी ज़मानतें अदालतों से मिल जाती हैं। ये भी कोई गैर मामूली रिलीफ़ नहीं है। वो जब आकर इधर लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे या अदालतों में पेश होंगे तो उन्हें लग पता जाएगा। पहले मियाँ असलम इकबाल ने भी ज़मानत ली है, तो क्या वो लाहौर आके पेश हो गए, हलफ़ उठा लिया है? तो पेशावर पेश होना बड़ा आसान है, पेशावर के बाद लाहौर आना बड़ा मुश्किल है। हमाद अज़हर भी लाहौर आएँगे तो लग पता जाएगा। आखिर में जो आज की अहम ये ज़मानत हुई है, वो फवाद चौधरी की है। उस पर आप क्या रिमार्क्स देंगे? फवाद चौधरी साहब को इलेक्शन से रोक लिया गया, उनकी बेगम को इलेक्शन से रोक लिया गया। उन्होंने म जो काम जिस वजह से वो जेल में थे, उसकी माफ़ी हो गई है, तो उनकी ज़मानत हो गई। जी, बिल्कुल, तो नाज़रीन, ये थी आज की अंदर की बातें। मुज़म्मिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त दिया। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।